प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए द्वितीय वर्ष विश्व इतिहास, जिसका प्रमुख शीर्षक है नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस की क्रांति का एक क्रांतिकारी नेता। आज हम इसके बारे में जानेंगे। इनकी क्या जीवनी थी, क्या कर्तृत्व थे, क्या इनका व्यक्तित्व था और पूरे विश्व में इन्होंने अपना नाम कैसे कमाया। नेपोलियन का शाब्दिक अर्थ है घाटी का शेर। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त सन 1769 को कोर्सिका द्वीप के अजासियो नामक नगर के कार्लो बोनापार्ट एवं लेटिजिया रमेलिनो के घर हुआ। ये इनके माता पिता का नाम है, कार्लो बोनापार्ट और लेटिजिया रमोलिनो। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहनें थीं। नेपोलियन के पूर्वज मूलतः इटली के निवासी थे, किंतु 16वीं शताब्दी में वे इटली छोड़कर कोर्सिका द्वीप बस गए। कोर्सिका फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर में एक छोटा सा टापू है। प्रारंभ में कोर्सिका इटली में स्थित जिनेवा के अधीन था, किंतु नेपोलियन के जन्म के कुछ समय पूर्व फ्रांस के अधीन हो गया था। 1762 ईस्वी में एक पूर्व अनुमान के आधार पर रूसो ने एक भविष्यवाणी की थी और कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोर्सिका का यह छोटा सा द्वीप एक दिन यूरोप को चक्काचौंध यानी चमत्कृत कर देगा। जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई उस समय वह कोर्सिका द्वीप में स्थित था, परंतु उसे शीघ्र ही लियो का विद्रोह दबाने के लिए बुला लिया गया। नेपोलियन का उत्थान 1793 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने टूलों के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था, परंतु नेपोलियन ने 3 महीनों के अंदर अंग्रेज़ों को टूलों से निकाल दिया। इसको टूलों का घेरा कहते हैं। यह उसके गौरवमयी भविष्य की पहली विजय थी। रॉबेस्पियर व उसके सहयोगियों को मृत्युदंड देते वक्त रॉबेस्पियर का निकट सहयोगी मान लिए जाने के बावजूद नेपोलियन को मृत्युदंड पाने से बचा लिया गया, क्योंकि टूलों की विजय द्वारा उसकी क्रांति की रक्षा की थी। नेपोलियन ने टूलों का घेरा डालकर अपनी विजय की थी फ्रांस की। 1795 ईस्वी में राजतंत्रवादियों के वेंडमेयर विद्रोह से राष्ट्रीय सम्मेलन की रक्षा करने में भी नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 7 वर्षों में यह पहला अवसर था जब पेरिस की भीड़ को काबू में किया गया था। नेपोलियन को पेरिस प्रशासन द्वारा लोगों को निशस्त्र करने का भार सौंपा गया, यानी उनसे हथियार छीन लेना। उसी दौरान एक दिन एक छोटा सा बच्चा हाथ में बंदूक लिए भागता हुआ उसके कार्यालय में घुस आया, जिसके पीछे सिपाही दौड़ रहे थे। लड़के ने घुसते ही कहा कि वह अपने पिता की बंदूक किसी को नहीं देगा। नेपोलियन उसकी बहादुरी से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे उसकी बंदूक वापस लौटाने का कहा। दूसरे दिन उस बालक की माँ उसे धन्यवाद देने आई, उसे दावत पर आमंत्रित किया, यानी नेपोलियन को अपने घर बुलाया। दोनों की मित्रता बढ़ती गई और मार्च सन 1796 में एक दिन सारा पेरिस यह सुनकर अवाक रह गया कि नेपोलियन ने अपने से 6 वर्ष बड़ी उस महिला जोसेफाइन ब्यूहार्ने से विवाह कर लिया, यानी उस विधवा महिला से विवाह कर लिया। 2 बच्चों की यह विधवा माँ उस समय की पार्टियों में आकर्षण का प्रधान केंद्र थी तथा डायरेक्टरी के भ्रष्ट सदस्य 12 यानी बर्रास से उसकी विशेष मित्रता थी। जोसेफाइन अपने लड़के यूजेन और उसकी लड़की आर्थांस के साथ पेरिस में रहती थी। उसका पति वेस्ट इंडीज़ में कपड़े का व्यापारी था, जिसे क्रांति काल में गिलोटिन पर चढ़ाकर मृत्युदंड दे दिया गया था।
नेपोलियन इस विवाह द्वारा बारा के निकट आना चाहता था। हालांकि वह एक व्यापारी की पुत्री डेज़ी से पहले ही प्रेम करता था। नेपोलियन ने जोसेफाइन के लिए पेरिस से थोड़ी दूर पर माल मेजो नामक एक खूबसूरत महल बनवाया था, किंतु बाद में उससे कोई संतान नहीं होने के कारण नेपोलियन ने सन 1809 ईस्वी में जोसेफाइन ब्यूने हारने को तलाक दे दिया। यानी इनकी जो प्रेम कहानी थी उसका बुरा अंत हुआ। डायरेक्टरी के काल में नेपोलियन का प्रथम इटली अभियान अप्रैल सन 1796 से अप्रैल 1797 तक चला। इस अभियान में नेपोलियन को ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया दोनों की सेना का सामना करना पड़ा, किंतु उसने अपने रण चातुर्य से दोनों की सेनाओं को संगठित नहीं होने दिया। सार्डिनिया ने नेपोलियन से संधि कर सेवाय और नीस का प्रदेश, यानी ये दो प्रदेश थे, सेवाय और नीस, फ्रांस को दे दिया। इसके बाद नेपोलियन ने अपना पूरा ध्यान ऑस्ट्रिया पर केंद्रित किया। इस अभियान ने ऑस्ट्रियन तोपों के गोलों की परवाह न करते हुए नेपोलियन ने अपने सैनिकों से पहले एडाब नदी पर एक पुल बना दिया और वो पुल नदी से पार हो गया। इसके बाद नेपोलियन अपने सैनिकों में दी लिटिल कार्पोलर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 13 से 14 जनवरी सन 1797 को रिवाली के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराकर नेपोलियन ने मांटवा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद ऑस्ट्रिया को कंपोफोर्मिया की संधि 17 अक्टूबर सन 1797 पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। इसके अनुसार ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम पर फ्रांस का अधिकार स्वीकार कर लिया। यह संधि नेपोलियन की सैनिक सफलता के साथ साथ राजनीतिक पटुता की प्रतीक तो थी ही, साथ ही उसकी इटली अभियान की चरम परिणति थी। इटली में नेपोलियन के प्रथम अभियान की समीक्षा इन शब्दों में की जा सकती है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि वह आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। ही कम, ही सॉ, ही कॉन्क्वर्ड। फिर उसका दो अभियान था, वो था मिस्र अभियान। नेपोलियन का विश्वास था कि इंग्लैंड की शक्ति व समृद्धि का आधार उसके उपनिवेश भारत से मिलने वाला धन है, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था। यदि भारत से अंग्रेज़ों को निकाल दिया जाए तो उसे परास्त करना आसान होगा। इस दृष्टि से उसने मिस्र पर अधिकार करने की योजना बनाई। इस संदर्भ ने नेपोलियन ने कहा था कि मैं स्वयं को एशिया के मार्ग की ओर देख रहा हूँ, हाथी पर बैठे हुए और सिर पर पगड़ी बांधे हुए। ये मतलब वो सपना देख रहा था। नेपोलियन मिस्र अभियान के लिए 19 मई सन 1798 को तुलों से रवाना हुआ। उसके साथ विद्वानों का एक बहुत बड़ा दल भी था, जिसके कार्यकलापों के फलस्वरूप प्राचीन मिस्र सभ्यता का विश्व के सामने प्राकट्य हुआ, यानी उजागर यानी उद्घाटन हुआ। फ्रांसीसियों ने पिरामिडों के युद्ध 21 जुलाई सन 1798 में मिस्रियों को हरा दिया। 1 अगस्त को अंग्रेज सेनापति नेल्सन ने अबूकर की खाड़ी में खड़े फ्रांसीसी बेड़े को सहसा आक्रमण कर नष्ट कर दिया। नील की यह लड़ाई विश्व इतिहास की सर्वाधिक निर्णायक लड़ाइयों में शामिल की जाती है। इंग्लैंड की नौसेना का यह नेपोलियन को पहला करारा झटका था। इस हार के बाद नेपोलियन धर्मांध शत्रुओं, गर्मी, प्यास, बीमारियों के बीच दरिद्र देश मिस्र में कैद हो गया। जब तुर्की के सुल्तान, जिसके अधीन मिस्र था, ने मिस्र की पराजय का समाचार सुना तो उसने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अतः नेपोलियन ने तुर्की प्रदेश सीरिया पर आक्रमण कर दिया, मगर वह बिना अधिकार किए मिस्र लौट आया। इस बीच इटली फ्रांस के हाथों से निकल गया। स्वयं फ्रांस की स्थिति भी चिंताजनक हो गई। ऐसी स्थिति में डायरेक्टरी की निर्बलता का फायदा उठाने के लिए मिस्र की सेना की कमान क्लीवर के हाथों सौंप नेपोलियन चुपचाप फ्रांस लौट पड़ा। बाद में एक कट्टरपंथी मुसलमान के हाथों क्लीवर की हत्या के बाद उसका स्थान मैनों ने ले लिया, जहाँ जनता ने उसके स्वागत में खुशियाँ मनाई, यानी नेपोलियन मिस्र से वापस फ्रांस आ गया था। इस समय नेपोलियन ने कहा, यानी जनता की और मुखातिब होते हुए खुशी में कहा, क्योंकि जनता नेपोलियन का इंतज़ार कर रही थी, और नेपोलियन ने कहा, ऐसा मालूम होता है कि हर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। यदि मैं कुछ समय पूर्व आता तो बहुत शीघ्रता होती, यदि मैं कुछ समय बाद आता तो बहुत देर हो जाती।
मैं ठीक समय पर आया हूँ, अब नाशपाती पक चुके हैं। अंततः 1801 ईस्वी में अंग्रेज़ों से शांति संधि के बाद फ्रांसीसी सेना मिस्र से लौट आई। मिस्र अभियान पूर्णतः असफल रहा, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ही उसके लिए पूर्णतः दोषी नहीं था। सीरिया की और उसका अभियान एक भयंकर भूल थी, फिर भी उसके मिस्र अभियान ने दुनिया के सामने मिस्र की महान सभ्यता के अध्ययन का द्वार खोल दिया। अब है कौंसिल शासन सन 1799 से 1804 ईस्वी तक। नेपोलियन ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 1799 में एक संविधान बनाया जो क्रांति युग का चौथा संविधान कहलाता है। यानी क्रांति के बाद ये 4 संविधान था सन 1799। इससे पहले 1791, 1793, 1795, चौथा था 1799। इस संविधान द्वारा सीनेट ने कार्यपालिका की कुछ शक्तियाँ 3 निर्वाचित काउंसिलों को 10 वर्षों के लिए सौंप दी। ये काउंसिल थे, प्रथम काउंसिल नेपोलियन खुद, द्वितीय था कैम्बेसरी, तृतीय था लेब्रोन। आरंभ में द्वितीय और तृतीय काउंसिल ड्यूको और अब्बेसिये बनाए गए थे, किंतु बाद में उसको हटा दिया गया। नेपोलियन द्वारा डायरेक्टरी के शासन का अंत करने की घटना फ्रांसीसी इतिहास में 18वीं ब्यूमेर का कूप दी डिटेट के नाम से प्रसिद्ध है। 1802 ईस्वी में सीनेट ने उसे जीवन पर्यंत काउंसिल बना दिया। फिर है नेपोलियन के आर्थिक सुधार। आर्थिक क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण की स्थापना के लिए नेपोलियन 1800 ईस्वी में द बैंक ऑफ फ्रांस का गठन किया। द बैंक ऑफ फ्रांस में मुद्रा निर्गमन की प्रणाली का सर्वप्रथम विकास हुआ। फिर है नेपोलियन का शिक्षा सुधार। शिक्षा के राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को स्वीकार करते हुए उसने शिक्षा को 3 स्तर, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर पर संगठित किया। प्राथमिक स्तर से अनुशासन और सैनिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। सूत्रों और प्रश्नोत्तरी के आधार पर नेपोलियन के प्रति आस्था और भक्ति कूट कूट भरने की कोशिश की जाने लगी। माध्यमिक स्तर पर सैनिक शिक्षा और अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने लिसे नामक स्कूल का संगठन यानी उसका गठन किया, जो बाद में भी आज भी फ्रांस में माध्यमिक शिक्षा का आधार स्तंभ है। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय पर सरकार का कठोर नियंत्रण था, क्योंकि नेपोलियन को संदेह था कि सबसे पहले बुद्धिजीवियों से विरोध मुकर हो सकता है। नारी शिक्षा में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसके लिए प्राथमिक स्तर पर ही प्रबंध था, ओनली फॉर प्राथमिक शिक्षा नारी के लिए। फिर है धार्मिक नीति नेपोलियन की। नेपोलियन कहता था कि मैं मिस्र में मुसलमान, फ्रांस में कैथोलिक हूँ, यानी वो धर्मनिरपेक्ष था। मिस्र अभियान के दौरान उसने वहाँ के निवासियों से सहानुभूति व सहयोग पाने के लिए स्वयं को मुसलमान घोषित कर दिया था। बाद में एक मस्जिद भी बनवाई थी मिस्र में। फ्रांस के कैथोलिकों का राजनीतिक सहयोग प्राप्त करने उसने 14 जुलाई सन 1801 में पोप पायस VII से धार्मिक समझौता किया, जिसको कॉनकॉर्ड समझौता यानी धर्म संधि के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत कैथोलिक धर्म को राज की धर्म घोषित कर दिया। विश्वों के नाम प्रस्तुत करने का अधिकार सरकार को दे दिया, परंतु उसकी नियुक्ति का अधिकार पोप को सौंप दिया। परंतु यह समझौता बहुत समय तक नहीं चला। उसने 1809 में पोप के राज्य पर अधिकार कर पोप को गिरफ्तार कर लिया। कालांतर में फ्रांसीसी सरकार ने नेपोलियन द्वारा पोप के साथ किए गए समझौते को रद्द कर चर्च के साथ राज्य के संबंध विच्छेद कर दिए। फिर है विधि संहिता। नेपोलियन के सबसे खतरनाक जो सुधार था वो था ये। 1804 में नेपोलियन का सबसे स्थायी कार्य नागरिक कानूनों का संकलन था, जो 5 तरह के कानूनों का संग्रह था। पहला था सिविल कोड, नागरिक संहिता। फिर दूसरा था कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नागरिक प्रक्रिया संहिता। फिर था पिनल कोड यानी दंड विधान। फिर था कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, अपराध मूलक प्रक्रिया संहिता। फिर था कमर्शियल कोड यानी व्यावसायिक। नेपोलियन की कानून संहिता में बड़े पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी मानने का कानून समाप्त कर सभी पुत्रों को बराबरी का हक दिया गया। धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत स्वीकार कर चिर प्रताड़ित यहूदियों को भी बराबरी का दर्जा दिया गया। आज भी फ्रांस में एकमात्र मान्य विवाह पद्धति सिविल मैरिज के समय वर वधू को नेपोलियन की संहिताओं की धाराओं के अंतर्गत शपथ लेनी पड़ती है। इसके महत्व के बारे में नेपोलियन ने सेंट हेलेना में कहा था,
मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं, मेरी विधि संहिता में मौजूद है, जो कभी भी नहीं मिटेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। इसी आधार पर नेपोलियन को दूसरा जस्टियन भी कहा जाता है। यह विधि संहिता नेपोलियन द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न समितियों ने 21 मार्च सन 1804 को तैयार की गई थी, लेकिन इसे नेपोलियन कोड नाम सन 1807 में दिया गया। फिर सम्राट के रूप में नेपोलियन 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन का नोत्रे दम गिरजाघर में राज्याभिषेक करके उसे विधिवत फ्रांस का सम्राट बना दिया गया। इस अवसर पर नेपोलियन ने पोप पायस सप्तम के हाथों से राजमुकुट लेकर इसे कहते हुए स्वयं धारण कर लिया, यानी वो अपने आप ने हाथों से खुद पहन लिया और कहा, एक शब्द कहा, मैंने फ्रांस का राजमुकुट धूल में पड़ा पाया, जिसे अपनी तलवार की नोक पर उठाया और इसे पहनने का श्रेय दूसरों को क्यों दूं। ऐसे करके उसने स्वयं अपने सिर पर टोप पहन लिया। सम्राट बनने के बाद नेपोलियन ने अपने एक भाई जोसेफ और उसके बाद लुई को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। नेपोलियन ने दिसंबर 1800 में हेहन-लीडन के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराकर उसे ल्यूनेविले की संधि फरवरी सन 1801 के लिए बाध्य किया। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध का अंत 27 मार्च सन 1802 को अमीनस की संधि द्वारा किया गया, जिसके अनुसार इंग्लैंड ने प्रथम बार नेपोलियन के नेतृत्व में गठित फ्रांसीसी सरकार को मान्यता प्रदान की और जीते हुए अधिकांश उपनिवेश फ्रांस को वापस लौटा दिए गए। मगर नेपोलियन और इंग्लैंड के मध्य हुई यह संधि अस्थायी सिद्ध हुई। इस प्रकार 18 मई सन 1803 को इंग्लैंड ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नेपोलियन ने इंग्लैंड पर आक्रमण करने के बजाय ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करना उचित समझा। 20 अक्टूबर सन 1805 को फ्रांसीसी सेना ने ऑस्ट्रिया की सेना को वर्टम्बर्ग में स्थित उल्म नगर में परास्त कर दिया। 21 अक्टूबर सन 1805 को फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ट्रफलगर का एक जल युद्ध लड़ा गया। इसमें फ्रांस और स्पेन का जहाजी बेड़ा पूरी तरह नष्ट हो गया, लेकिन इस संघर्ष में इंग्लैंड का महान जल सेनापति नेल्सन मारा गया। यह पराजय फ्रांस के लिए इतनी भयंकर थी कि इसके बाद नेपोलियन ने सदैव के लिए समुद्र मार्ग से इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण करने की योजना सदैव के लिए त्याग कर दी। 2 दिसंबर 1805 के ऑस्ट्रेलिज के युद्ध में, जिसे इतिहास में 3 सम्राटों का युद्ध कहा जाता है, वो 3 सम्राट थे, फ्रांसिस द्वितीय, अलेक्जेंडर प्रथम, नेपोलियन। रूस और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं को नेपोलियन ने गहरी शिकस्त दी। विवश होकर ऑस्ट्रिया को फ्रांस से प्रेसबर्ग की संधि 26 दिसंबर 1805 को करनी पड़ी। इस संधि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जर्मनी का पुनर्निर्माण था, जिसके अनेक छोटे छोटे जर्मन राज्यों को समाप्त कर दिया और राइन राज्य संघ का निर्माण किया, जिसमें बेवेरिया, वुर्टमबर्ग, जर्मनी के अन्य 14 राज्य सम्मिलित थे। अब नेपोलियन राजाओं का निर्माता बन गया। 6 अगस्त सन 1806 को पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया गया। उसके स्थान पर राइन परिसंघ की स्थापना हुई। राइन राज्य संघ के निर्माण के बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस द्वितीय को पवित्र रोमन सम्राट का पद त्यागने को विवश कर दिया। इस प्रकार औपचारिक रूप से रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। 476 ईस्वी में जर्मन बर्बर सेनापति ओडो अचार अंतिम रोमन सम्राट की यानी राजगद्दी से हटाकर स्वयं इटली का शासक बन बैठा। सन 800 ईस्वी में फ्रांको जाति के सालमैन ने पश्चिमी यूरोप में रोमन साम्राज्य पुनर्जीवित किया और 962 ईस्वी में जर्मन राजा ओटो ने पवित्र रोमन साम्राज्य का मुकुट धारण किया था। ये पूर्व का इतिहास है। 14 अक्टूबर सन 1806 को एक ही दिन में जेना और ओवर स्टेट के 2 युद्धों में नेपोलियन ने पर्सा को बुरी तरह परास्त किया। इस पराजय से पर्सा की विख्यात सैनिक परंपरा धूल धूसरित हो गई। रूस और नेपोलियन के बीच इलों के अनिर्णायक युद्ध के बाद फ्रीडलैंड का युद्ध 14 जून सन 1807 को हुआ, जिसमें पराजित होने के बाद रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम को टिलसिट की संधि, जो 7 जुलाई सन 1807 को हुई, वहाँ पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस समय अलेक्जेंडर प्रथम ने नेपोलियन से कहा, यूरोप क्या है, मैं और तुम ही तो यूरोप है। टिलसिट की संधि यूरोप के उत्कृष्ट टिलसिट की संधि नेपोलियन के उत्कृष्ट की चरम सीमा थी, यानी ये पराकाष्ठा थी।
इस संधि द्वारा रूस के शासक ने नेपोलियन के द्वारा हॉलैंड, जर्मनी, इटली में किए गए परिवर्तनों को मान लिया तथा प्रसा के विघटन को स्वीकृति दी। यह उसके शानदार कूटनीतिक विजय थी। इसके बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश उसकी शरण में आ गया। नेपोलियन ने वेग्राम के युद्ध, जो जुलाई 1809 में ऑस्ट्रिया से हुआ था, उसको पराजित किया। वियना की अपमानजनक संधि के लिए उसको बाध्य किया, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस द्वितीय ने अपनी पुत्री राजकुमारी मारिया लुइसा का विवाह नेपोलियन से कर दिया और 1809 में जो अपनी पूर्व पत्नी थी जोसेफाइन ब्यूहार ने उसको तलाक दे दिया। लुइसा से उत्पन्न अपने शिशु पुत्र को नेपोलियन ने रोम का राजा बनाकर उसे पूर्ण इटली का शासक घोषित कर लिया। ये था नेपोलियन का प्रारंभिक इतिहास। अगले टॉपिक में हम उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था और उसके जो अंतिम युद्ध हुए थे जो भी, वो हम पढ़ेंगे।